Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about resonance. When natural frequency matches with the driving frequency, then the oscillator oscillates with greater amplitude. This is called resonance. Last time हमने फर्स्ट ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड की इक्वेशन ड्राइव की थी, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल था। तो इसमें हमारे पास ओमेगा नॉट जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, बीटा डैम्पिंग फैक्टर है। और ये इक्वेशन है हमारे पास फेज़ के लिए। इसमें बीटा ये डैम्पिंग फैक्टर है, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ओमेगा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इसमें हम देखेंगे कि जब हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम हो, वेरी वेरी लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और डैम्पिंग फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो हो, तो फिर ये जो एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन है इसमें हम ओमेगा को अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो पुट करेंगे, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो पुट करेंगे और बीटा को भी हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो एफ नॉट ओवर एम ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा, और फेज हमारे पास वो भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसमें हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के बाई एम, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो एम्पलीट्यूड हमारे पास एफ नॉट ओवर एम के बाई एम, के हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये एफ नॉट ओवर के इसके इक्वल एम्पलीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से ये देखें कि ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है ये कांस्टेंट के पे डिपेंड कर रहा है, नॉट कंट्रोल्ड बाय द मास ऑफ द ऑसिलेटर। ग्रेटर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्मॉलर विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये उस वक्त है जब हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम हो और फेज़ हमारे पास ज़ीरो है। इट मीन्स कि हमारे पास ड्राइविंग फोर्स जो है इन फेज़ विद द वाइब्रेशन है, कि ड्राइविंग फोर्स और वाइब्रेशन इन फेज़ है, फेज़ डिफरेंस हमारे पास ज़ीरो है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड कंडीशन में जब ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा, कि जब हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों मैच कर जाएं, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस में हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा, और इस वक्त भी हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर बीटा जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये फेज़ वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो एम्पलीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ नॉट ओवर एम टू बीटा ओमेगा नॉट इसके इक्वल होगा, और जो फेज़ है वो पाई बाय टू, कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन दोनों में पाई बाय टू का फेज़ डिफरेंस होगा। अब इस इक्वेशन में जब हम बीटा जो है वो ज़ीरो पुट करते हैं तो एम्पलीट्यूड हमारे पास इन्फिनिट हो जाएगा, कि एम्पलीट्यूड टेंड्स टू बिकम इन्फिनिट व्हेन डैम्पिंग फैक्टर बीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। लेकिन ये आइडियल केस है, नेचुरल केस में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमारे पास होती है तो डैम्पिंग भी होती है। तो डैम्पिंग की वजह से हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कभी भी इन्फिनिट नहीं होता, लेकिन एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम होता है। तो जब हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करती हैं तो रेजोनेंस होता है, और ऑसिलेटर ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, क्योंकि डैम्पिंग फैक्टर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, रेजिस्टेंस होती है और डैम्पिंग भी हमारे पास होती है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस है कि व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड बीटा
डैम्पिंग फैक्टर अप्रोचेज टू 0। अब हम जब हमारे पास ये कंडीशन होगी तो हम ओमेगा नॉट इसको भी 0 पुट करेंगे और बीटा को भी 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है हमारे पास एम्पलीट्यूड की, इसमें जब हम ओमेगा नॉट को 0 पुट करेंगे और डैम्पिंग फैक्टर को भी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास होगा नॉट ओवर एम ओवर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एम ओमेगा स्क्वायर। इससे देखें कि जैसे ही हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड फिर हमारे पास कम हो जाएगा। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ये भी हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कम थी तब भी हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर थी तो एम्पलीट्यूड कम था, और जब हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही तो एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम था। और फिर हमारे पास जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो एम्पलीट्यूड फिर हमारे पास कम हो गया। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास कम होता जाएगा जैसे ही ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि ये ग्राफ है हमारे पास, इस एक्सिस पे ये एम्पलीट्यूड शो हो रहा है और इस एक्सिस पे हमारे पास ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। देखें जैसे जैसे हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। तो एट ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा, जब दोनों ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाती हैं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन ये तीन अलग से ग्राफ हैं, यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर लार्ज है और फिर यहाँ पे डैम्पिंग जो है वो कम हो गई है, और फर्दर जैसे जैसे बीटा जो है डैम्पिंग फैक्टर रिड्यूस होता जाएगा तो एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेटर होता जाएगा। फर्दर जब हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फर्दर इंक्रीज होती है तो एम्पलीट्यूड जो है वो फर्दर डिक्रीज होता जाता है हमारे पास। ग्रेटर द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी द स्मॉलर विल बी द एम्पलीट्यूड। तो ये हमने देखा कि रेजोनेंस कब होता है और हमारे पास जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करने के साथ साथ कैसे हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो वेरी करता है। और ये हमने कंपैरिजन किया नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का। ये था हमारे पास रेजोनेंस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन।